उनका खुद मानना है कि उनके कहने, उनके खुद की पार्टी के लोगों को भी बताने के बाद भी लोगों ने नहीं सुना और उसी का नतीजा है। लेकिन जेनजी के भविष्य को देखकर अभी जो कमेंट कर रहे हैं वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। जेनजी या उससे जुड़े लोगों पर भी वाकई भरोसा नहीं कर पा रहे हैं वो लोग जो कि पॉलिटिकली किसी पार्टी में रहकर एक्टिव थे या फिर उनका कोई कनेक्शन है। वो जेनजी से बहुत उम्मीद नहीं करते हैं या करते हैं, आपको लगता है? देखिए, जेनजी जैसा सही बताया गया, पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है ये। एक युवाओं का एक मोर्चा भी नहीं कह सकते। ये तो हजारों युवा सडनली 7 सितंबर को सड़क पर आ गए। बस कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। मेरी नॉलेज ये कहती है कि अभी तक उसमें जो अलग अलग धड़े की बात हो रही है वो धड़े सब बने हैं 8 तारीख 9 तारीख को ही। इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी ऐसी इस तरह से सरकार का गठन होता है, अंतरिम सरकार का गठन होता है, तो एक आर्बिट्रेटर की जरूरत पड़ती है हमेशा। एक शक्ति होती है या एक पावर होती है जिसको कि ये अथॉरिटी दी जाती है कि क्योंकि चुनाव तो होगा नहीं, वोट पड़ेंगे नहीं, किसी को बस पिकअप करके नॉमिनेट करना है। तो वो शक्ति कौन होगी जो कि आर्बिट्रेशन करेगी? दुनिया के काफी देशों में इस तरह का रोल आर्मी ने अदा किया है। पर्दे के पीछे रहते हुए ही वो एक गुट को या एक व्यक्ति को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। जब तक दूसरे गुट को लगे कि ये ईमानदारी से आर्मी इस काम को कर रही है, ये समझना पड़ेगा जी। अगर आर्मी नेपाल में एक पर्टिकुलर व्यक्ति को या एक गुट को आगे बढ़ा रही है, बाकी गुटों को ये नहीं लगना चाहिए कि आर्मी जो है वो मैनिपुलेशन कर रही है, यानी जोड़ तोड़ कर रही है। बाकी जो ग्रुप हैं उनको ये लगना चाहिए कि आर्मी सिंसियर यानी ईमानदारी से कोशिश कर रही है कि एक आदमी को प्रमुख बनाया जाए। देखिए, पूरी चीज कभी भी प्रधानमंत्री या नंबर 1 प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे। नंबर 1 पोजीशन में जो है उसके हाथ में सत्ता तो बहुत ही नॉमिनल सत्ता होती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ या 50,000 करोड़ के डैम बनवा देने हैं, 5 नए एयरफील्ड खोल देने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ केयरटेकर सरकार है जो डे टू डे छोटी मोटी चीजों को आगे बढ़ाती रहती है। बांग्लादेश से हमें सबक लेने, मोहम्मद यूनुस क्या वो प्राइम मिनिस्टर है? नहीं है, वो बस एक टिटुलर हेड है। तो नेपाल में भी अभी आर्मी जिनको आर्बिट्रेट करके बिठाना चाहिए, क्योंकि वहां राष्ट्रपति ने भी अपना कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ने भी अपना रिजर्वेशन दे दिया। तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी या कोई इंस्टीट्यूट बचा नहीं है जो कि इस आर्बिट्रेशन रोल को अदा करे। जुडिशरी जो है वो भी पृष्ठभूमि में चली गई है। जज जो है वो भी शायद छुप छुप के घूम रहे हैं, वो अपने अपने गांव में चले गए हैं। तो नेपाल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कर्तव्य होगा कई डेमोक्रेसीज में जिसमें भारत भी शामिल है, वहां ऐसे मौके पर आर्मी को संविधान के अनुसार कदम लेने का अधिकार है। शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, शायद सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, मार्शल लॉ। बिल्कुल, मार्शल लॉ का प्रोविजन इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, फ्रांस में है, सभी हेल्दी डेमोक्रेसीज में होता है। जहां ऐसी स्थिति में जब कोई भी सरकार नहीं है और चारों तरफ अफरा तफरी और कंफ्यूजन है, आर्मी को एक आर्बिट्रेटरी रोल दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि बिना मार्शल लॉ लगाए नेपाल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो एक आर्बिट्रेशन का रोल करेंगे और एक लीडर को इंस्टॉल कर देंगे। बाकी जो असंतुष्ट गुट हैं उनको बता देंगे कि ये सिर्फ 3 महीने के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि 3 महीने में किसी ने नेपाल को खरीद लेना। लेकिन देवनाथ सर, ये अपने आप में चैलेंज होगा सेना के लिए भी, आर्मी चीफ के लिए भी, कि अगर वो इस तरीके की कोई व्यवस्था बनती है और उसके बारे में बताते हैं, तो जो बात यहां पर आपने भी कहा और जो बात सचिन कह रहे थे कि अभी से बहुत ज्यादा ईगो है, अभी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, या फिर कहे कि एक तरीके का अपना महत्वाकांक्षा भी हो सकती है कि हमने ये कर दिखाया और अब हम ही चलाएंगे, चाहे वो अंतरिम तौर पर या भविष्य में आगे जब स्थायी कोई सरकार चुनी जाए वो जेनजी की भूमिका वाली हो या फिर राजनीतिक दलों के द्वारा वहां की जनता द्वारा चुनी गई सरकार। बहरहाल इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। काठमांडू में जेनजी के 2 गुटों में टकराव की खबर आ रही है। आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर ही ये दोनों गुट भिड़ गए हैं। जेनजी के नेताओं के बीच में धक्का मुक्की की नौबत आ गई, यानी एक तरफ एक जो जेनजी से जुड़े नेता हैं वो लोग एकजुट करने की बात कह रहे हैं कि कम से कम देश इस वक्त जब खतरे में है तो सभी को एकजुट होना चाहिए। नेताओं के नाम पर या फिर जिनके नाम का प्रस्ताव दिया गया था उन पर एक आम सहमति बनाने की कोशिश है। तस्वीर आप देखिए, आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर की तस्वीर है जहां पर जेनजी के 2 गुट आपस में भिड़ गए और सिर्फ भिड़े नहीं,
सिर्फ कहा सुनी नहीं हुई बल्कि यहां पर धक्का मुक्की की नौबत भी आ गई, मारपीट तक वो बात पहुंच सकती थी। काठमांडू में जिंजी के दो गुटों में टकराव है। ये वो दो गुट हो सकते हैं जो कि अपने अपने चयनित नामों को लेकर, यहां पर देखिए सिर्फ धक्का मुक्की नहीं है बल्कि मारपीट भी है, लात घूंसे भी जमकर चले हैं। यही तस्वीर है जो इसके पहले हमने प्रदर्शन के दौरान देखा था, जब नेताओं तक को, तमाम मंत्रियों तक को हमने पिटते वहां पर देखा, उनके साथ मारपीट की गई, पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट की गई। लेकिन अब ये जंजी जो कल तक एकजुट थे वो आपस में ही दो गुटों में या कई गुटों में बंट गए हैं, आपस में मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। सचिन एक टिप्पणी जल्दी से, उसके बाद मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा। मेरा सवाल है, जिस बात को आप कंटिन्यू कर रहे थे, पॉलिटिकल एक एस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश है, लेकिन अभी से जो तस्वीर दिख रही है, अभी से जंजी का दो गुटों में या कई गुटों में बंटना, अलग अलग नाम देना, मारपीट की तस्वीर हमने आपको अभी दिखाई, आपको लगता है कि इतना सरल है, इतना आसान है नेपाल के लिए? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी तो क्योंकि दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। आप ये देख लो कि जो संविधान हमने बनाई थी वो बहुत ही मुश्किल सिनारियो में 8 साल लेकर बनाई थी, और कोई भी व्यवस्था आप अगर यहाँ पे लाओगे उसको सिर्फ काठमांडू से मानने से होगा नहीं। नेपाल में बहुत सारे माइनॉरिटीज हैं। इट्स अ वेरी डाइवर्स कंट्री, बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, और जो व्यवस्था आप करोगे इस बार वो देख रहे हैं। और संविधान को परे रख के और संविधान को एक तरीके से बॉयकॉट करके अगर आप ऐसे व्यवस्था कर भी लो, तब भी मसला सॉल्व होने वाली नहीं है, क्योंकि संविधान निर्माण के वक्त ही बहुत सारी एजिटेशन से हम गुजरे थे। अभी जो आपने दिखाया भी, जेनजी के पास भी एक सर्वमान्य लीडरशिप है नहीं, ठीक है, वो भी खुद में लड़ रहे हैं। एक जो धरान के मेयर थे वो भी काफी पॉपुलर है सोशल मीडिया में, तो उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला लिख दिया कि मेरे को चाहिए था लीडरशिप, लेकिन बालिन शाह इज अ कावर्ड। वो जब लोग उनको पुकार रहे थे उन्होंने लिया नहीं, अब मेरे को लेना है, मेरे को दिया नहीं, तो इसमें थोड़ा सा वहीं पे हो गया। और कुलमान सिंह का भी नाम आ रहा है, वो भी शायद इंटरेस्टेड थे। देखो अब ये जो हैं, जितने भी ये एम्बिशियस लोग हैं, इनको भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि इलेक्शन के बाद होना क्या है, क्योंकि उसमें सेंस चाहिए होता है, उसमें एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है इलेक्शन लड़ने को भी। तो अभी क्या है कि पानी मैला है, मछली मरे तो अभी मरे, ये किस्म का एटीट्यूड भी है। बहुत सारे यंग लोग हैं जो जिनको अभी मिनिस्टर बनना है, जो शायद वार्ड मेंबर्स भी ना जीतते अदरवाइज, ठीक है। तो ये बहुत ही बुरी इंस्टेबिलिटी में हम आपकी पार्टी या फिर वो तमाम पार्टियां जो कि लंबे समय तक सत्ता में थी, अब उन लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ, बड़ा मौका खो दिया देश की सेवा के लिए, या फिर जो जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि जेनजी के लोग, उस पर तो आप चर्चा हम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, लेकिन अभी से जो बंटवारा है, तोड़फोड़ है, और जो सबसे बड़ी बात आपने कही कि विरोध करना बहुत आसान होता है, आप विरोध करते रहिए लोगों के बीच में और एक मैसेज कन्वे कर दीजिए, जो वहां पर हुआ, जो सच्चाई है, जो ग्राउंड की बात है। लेकिन अब जब जिम्मेदारी लेने की बात आ रही है तो वहां असमंजस भी है, दो फाड़ भी है और डर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मैंने पहले ही बताया है, मेरी पार्टी अगर अच्छा काम करती, अगर हमने जैसा कहा वैसा किया होता, हमने जब वार्न किया था कि सोशल मीडिया बैन मत करो, हमने जब कहा था कि आपका टाइम आ चुका है प्रेसिडेंट, आप पॉलिटिक्स से चले जाओ क्योंकि 4 दशक हो चुके हैं आप ही है सत्ता में, तो उन्होंने सुना ही नहीं। बहुत सारे इंटरनल रिफॉर्म्स की हम बात करते थे, लेकिन पार्टी हाईकमांड या पार्टी हेडक्वार्टर जो थी उनको अनदेखा कर देती थी। तो ये दिस वाज समवेयर इन द कार्ड्स। लेकिन जिस तरीके से ये टर्नआउट हुई है, सबसे बड़ा डर अभी क्या है कि नेपाल ऐसे ही वैक्यूम में ना चला जाए कि वी गेट इनटू अ सिविल वॉर काइंड ऑफ अ थिंग, क्योंकि नेपाल जैसी डाइवर्स देश में, और आप ये लोग शायद अग्री भी करें, एक कंसेंसस निकालना बहुत ही मुश्किल है। अभी जेनजी के अंदर ही कंसेंसस नहीं निकल रही है। आप सोचो, यहाँ तो इतने सारे जातियां हैं, इतने सारे भौगोलिक एरिया के लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये इजी होने वाला है, कहीं से भी नहीं। हमें अभी एक्सपीरियंस चाहिए। तो हम क्या मांग कर रहे हैं, जो हमारे लीडर्स ने किया उसके लिए वो भुगत चुके हैं। पार्टी को एक रिफॉर्म में हम लेके जाएंगे, लेकिन हमारा सिर्फ इतना डिमांड है, इतना रिक्वेस्ट है जेनजी लीडर से, संविधान को सर्वोपरि रख के कुछ चेंज लाइए, वरना जो आज हमारे साथ हुआ है कल आपके साथ भी होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत सारा है। अभी तो कुछ स्ट्रक्चर भी नहीं है, हमें पुनर्निर्माण के लिए मैसिव पैसे चाहिए होंगे। अभी सब कुछ वायलेंस से सॉल्व नहीं होता है, अभी ठंडा रखने का टाइम है। एक पेशेंस वाला लीडर चाहिए, और ये डिफिकल्ट होने वाला है, और शायद जेनजी लीडर्स भी ये समझ रहे हैं अभी। बिल्कुल सही बात है। ठीक, हमारे साथ आप सचिन बने रहिए।
प्रमोद जायसवाल, जिस बात का जिक्र हम लोग भी कर रहे हैं, आपने भी पहले कमेंट में अपनी बात रखी थी कि एक इंटरनेशनल फोरम पर और नेपाल खुद कितना घिर चुका है या फिर कितना पीछे जा चुका है, और गृह युद्ध तक की स्थिति आपने देखी या फिर बन सकती है आगे के समय में भी। इस बात को यहां पर सचिन भी कह रहे हैं और मान भी रहे हैं। लेकिन अब क्या एक तरफ एक मैसेज देश के अंदर कन्वे करने की कोशिश की गई थी कि रेवोल्यूशन हो चुका है, एक नए सूरज को हम देखने वाले हैं, लेकिन अब वो डूबता हुआ दिख रहा है, असमंजस में दिख रहा है। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल फोरम पर बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि ताक लगाए बैठी हो सकती हैं या फिर उनकी अपनी उम्मीदें होगी। क्योंकि आप इंटरनेशनली इन तमाम चीजों को कन्वे करते हो, रिसर्च करते हो, आपको नहीं लगता कि एक बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है? वो जो वैक्यूम खड़ा था नेपाल के अंदर, अब वो बड़ा भी हो सकता है इंटरनेशनल फोरम पर, दिक्कत और बड़ी है। जी बिल्कुल, जैसे इंटरनल प्रॉब्लम जो आने वाली है सचिन ने अच्छे से बता ही दिए। अब एक्सटर्नली भी ज्यादा प्रॉब्लम आएंगे नेपाल के, क्योंकि नेपाल कोविड के बाद धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ था। हमने पावर ट्रेड सब करना शुरू किया हाइड्रो पावर से। तो अब क्या होगा, इस चीज से फिर नेपाल में इन्वेस्टमेंट आना मुश्किल हो जाएगी। टूरिस्ट जो हिल्टन होटल जला दिए गए और सारे इमारत जो जला दिए गए, उससे टूरिस्ट आना अब डिक्लाइन होने का चांस ज्यादा है। और इंटरनल इनस्टेबिलिटी आप देखेंगे नेपाल में पहले भी था। अब क्या हुआ कि पहले हमारे जो 3 फोर्सेस थे, नेपाली कांग्रेस, ईएमएल और माओइस्ट, वो चीज अभी भी जेएनजी में दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये लोग भी उसी रास्ते में जा रहे हैं जहां से बिटर डिफरेंसेस है, और उससे उसके साथ भी बहुत सारे अपॉर्चुनिस्ट ग्रुप है जो इंटर। तो अभी क्या दिखाई दे रहा है, इंटरनल केओस आने वाली है। तो इससे क्या होगा, नेपाल में इंटरनल इंस्टेबिलिटी नहीं रहेगी, इकोनॉमिक रिफॉर्म और डेवलपमेंट की बातें नहीं होगी, इंटरनेशनल सपोर्ट। तो इस चीज देश बहुत कठिन परिस्थिति में आने वाले हैं। उसके साथ साथ जैसे ओपन बॉर्डर इंडिया के साथ है, चाइना का अपना कंसर्न होगा, यूएस का अपना। इस सारे माहौल में क्या होगा कि सब अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए नेपाल में अपना प्रेजेंस बढ़ाएंगे, और उस चीज को रेसिस्ट करने वाले नेपाल में कोई तत्व नहीं होगा, कोई एजेंसी नहीं होगी। तो मुझे लगता है इंटरनल एक्सटर्नल सारे माहौल बहुत कठिन दिन आने वाले हैं नेपाल के लिए आगे दिन। जो अलग अलग विंग्स होते हैं, उन विंग्स को हमने सत्ता में रहते, सत्ता के बाहर रहते देखा है। लेफ्ट विंग, राइट विंग या फिर कुछ और पॉलिटिकल उनके स्टंट होते हैं। उन तमाम परिस्थितियों में आपको इन दोनों नामों पर, जो फिलहाल अभी 2 नाम है, एक तरफ कार्की का नाम दिया गया, उसके बाद फिर कुलमान का नाम अगर आता है, उन दोनों की विचारधारा, उनसे अगर पार्टी अगर अंतरिम सरकार में जाती है कोई, तो वहां पर विचारधारा क्या स्टैब्लिश होगी, इंटरनेशनली कनेक्शन कैसा होगा, पड़ोसी राज्यों से किस तरीके के डेवलपमेंट्स होंगे, ये तो अभी आने वाले समय की बात है। लेकिन अगर इन 2 में से किसी एक नाम पर सहमति भी बनती है, तो वो कितना आपको वाकई नेपाल के हित वाला, पड़ोसी देशों के हित वाला मिलता है, या फिर उनसे रिश्ते कैसे होंगे, क्या दिख रहा है? यही कहना मुश्किल है, क्योंकि ये 2 जो नाम है वो सब ब्यूरोक्रेट रहे हुए हैं। उनके पास कोई पॉलिटिकल अवेयरनेस कितना है वो चीज बहुत मायने रखेगी। उनका अंडरस्टैंडिंग क्या है, उनका कैपेसिटी टू डील करंट सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। मैंने सवाल ये इसीलिए लिया था आपसे कि भविष्य के गर्भ में ही है सब कुछ, अभी यहां पर सब कुछ तय नहीं है, क्योंकि नाम भी नहीं तय हो पा रहा है, विचारधारा भी तय नहीं है। और जब एक रेवोल्यूशन यहां पर आया तो उससे उम्मीद थी कि शायद ये 2, 4, 5 महीने तक के लिए तो कम से कम शायद नेतृत्व करेंगे। लेकिन अभी से जो बंटवारा दिख रहा है, वहां पर उनके अपने एम्बिशन साफ तौर पर दिख रहे हैं। आप तीनों हमारे साथ बन रही है। इस बीच में बड़ी खबर आ रही है, नेपाल के जो हालात हैं उसको लेकर ना सिर्फ नेपाल के अंदर बल्कि उसके साथ साथ भारत की भी निगाह है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस पर जानकारी भी दी है, या उन्होंने टिप्पणी की। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी निगाह यानी भारत देश लगातार मॉनिटर कर रहा है, ना सिर्फ पड़ोसी देश है बल्कि उसके साथ साथ हमारे इंटरनल रिश्ते भी रहे हैं। तो अब उन तमाम चीजों को लेकर वहां से मॉनिटरिंग भी हो रही है, और अपने जो लोग हैं जो वहां पर फंसे हुए उनको लाने का प्रयास सरकार पहले से ही कर रही थी। नेपाल के हालात पर हमारी पूरी नजर है, और साथ में नेपाल में जो फंसे हुए भारतीय हैं उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए भी कई लोगों ने अपील की है, अलग अलग जगहों पर वो फंसे थे। नेपाल के हालात के साथ साथ अपने लोगों को लाना भी प्राथमिकता सरकार की। विदेश मंत्रालय पूरी तरीके से निगरानी रखे हुए है वहां की परिस्थिति पर। कल ही रात को मेरी वहां के एम्बेसडर से भी बात हुई, जो वहां पे राजदूत हैं और कारोबार संभालते हैं भारत के लोगों को ठीक ठाक से वहां पे रहना, वहां से वापस भारत आना, उसकी चिंता कर रहे हैं। और हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। अगर किसी को भी किसी प्रकार की वहां चिंता हो, कोई वहां हो, तो अवश्य
बहरहाल तो भारत की निगाह